प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ई स्कूल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सैलरी हेड। सैलरी हेड में हम इसको महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीकॉम का जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है उसमें एक बहुत बड़ी यूनिट सैलरी हेड होती है और इनकम टैक्स का पहला हेड भी सैलरी है। सैलरी यानी वेतन, जिसके बारे में आपने ये नाम बहुत बार सुना है क्योंकि जो भी व्यक्ति नौकरी करता है तो वहाँ पर उसको मिलता है सैलरी। तो हर व्यक्ति जो सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला लिखा है पेयर एंड पेई, यानी पेमेंट करने वाला और पेई जिसको मिल रहा है मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी मास्टर और सर्वेंट का उनका रिलेशन होना चाहिए। अब उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी, और एम्प्लॉयर होने के नाते उसका पेमेंट भी होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो वो सैलरी के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज आपके सामने है, इसमें आप देखें आपको कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक एम्प्लॉयर है जिसको हम कह रहे हैं पेयर, क्योंकि वो आपको पैसा देता है और नौकरी देता है। दूसरा जो पार्ट है वो है एम्प्लॉय, वो आपके होता है काम करने वाला, वो अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में वो लेता है आपसे पैसे, यानी वो हो गया रिसीवर, है ना। तो एक पेयर हो गया और एक पेई हो गया। तो ये जो रिलेशनशिप कहीं पे भी है और इस रिलेशनशिप के कारण से यदि आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो है सैलरी, और वो सैलरी की इनकम ही सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सैलरी के इम्पोर्टेंट छोटे छोटे नियम। इन नियमों में हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे उस समय हमें पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सी बातें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, कब टैक्स लगता है कब नहीं लगता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और पहला पॉइंट है आपके, देखिए नंबर 1, नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध। यानी सबसे पहली शर्त सिर्फ ये इतनी सी ही है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है वो होना ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन नहीं है और पैसा दिया या लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वह वेतन नहीं कहलाता, और वेतन नहीं कहलाता तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहीं और टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप लोग याद रखें कि ये हेड में क्या टैक्सेबल होने वाला है, हमें ये बात सीखनी है। इसमें वो कहता है, देखो साझेदार जो आपका होता है पार्टनर, तो पार्टनर को भी सैलरी मिलती है। अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं और आप उसके डायरेक्टर हैं तो वो भी वेतन लेता है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं होता, वो खुद मालिक है और मालिक खुद बिजनेस से सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो इस तरह की सैलरी टैक्सेबल सैलरी हेड में नहीं होगी। तो उसका कारण सिर्फ होगा नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध न होना। तो यह आपका फर्स्ट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसको ध्यान से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट, कर दायित्व का आधार पिछले वर्ष का वेतन होगा, चाहे कर्मचारी को प्राप्त हुआ हो अथवा ना हुआ हो। यानी जब भी आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना है तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि उसको आपके सैलरी ड्यू हो गई है क्या। ड्यू होने का मतलब रिसीव्ड होना नहीं है, रिसीव हुई या नहीं हुई। गत वर्ष का जो सैलरी है वो आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो वो पैसा मिलेगा ही। इसलिए इनकम टैक्स का बेस है एक्रूअल और रिसीप्ट, दोनों में से जो भी पहले हो के आधार पर आप टैक्स लगा दें। तो यहाँ पे ड्यू होते ही एक साल पिछले साल का जैसे ही ड्यू हुआ उसकी सैलरी पे टैक्स, इनकम टैक्स लगा देता है। ओके, तो ये आपका हुआ सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट।
एक कर्मचारी के अनेक नियोक्ता हो सकते हैं। यहाँ पर सैलरी हेड में ये भी एक विशेष बात आती है कि जो एक कर्मचारी है वो 4 जगह पे अलग अलग काम कर सकता है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में अलग करता है और इवनिंग शिफ्ट में अलग करता है। तो वो 2 या 3 या 4 जहाँ पे भी जितने भी एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करे, उन सब से जो पैसा मिलता है वो एक ही रिलेशन के कारण से मिलता है। और वो रिलेशन क्या है? एक एम्प्लॉय है और दूसरा एम्प्लॉयर है। तो दोनों के रिलेशन के आधार पर उनको जो पैसा मिल रहा है वो ही उनके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। यानी बहुत क्लियर है, एक कर्मचारी 4 जगह पर काम कर सकता है और जहाँ से भी जैसे भी पैसा मिले, अगर वो एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, वेतन व पेशे से आय। डॉक्टर, वकील द्वारा प्राप्त फीस वेतन शीर्षक में आय नहीं होती है, यह व्यापार और पेशे की आय होती है। यानी जो डॉक्टर है, वकील है, ये लोग पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लो एक डॉक्टर है जो एक हॉस्पिटल में नौकरी करता है, तो जो नौकरी करने से वहाँ से जो पैसा कमाता है वो तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे वो एम्प्लॉय है। लेकिन जब वो ही डॉक्टर अपने घर पे पेशेंट देखता है और वो वहाँ पे फीस लेता है, तो वो जो पैसा लेता है वहाँ पे रिलेशन नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, इसलिए वहाँ की जो भी फीस है वो सारी उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में नहीं होगी। तो ये आपका ये पॉइंट बताता है। यानी एक व्यक्ति इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि नौकरी भी कर सकता है और अपना खुद का काम भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सैलरी ही देखनी है, क्योंकि ये हेड सिर्फ सैलरी हेड है। ओके, नेक्स्ट, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। जैसे एक टीचर है, वो नौकरी करता है पढ़ाने की, उसके अलावा वो पेपर सेट करता है, कॉपी जांच करता है या अन्य कोई आय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कहीं से भी ले सकता है। तो इस हेड में केवल सिर्फ सैलरी जो उसे अपने एम्प्लॉयर से मिलती है वो इस हेड में आएगी। अन्य कोई भी इस तरह की रिसिप्ट है तो वो आपके उसके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी या अन्य किसी अलग हेड में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये बात भी इम्पोर्टेंट हो गई कि ये सैलरी हेड में अन्य जो पैसे मिलते हैं वो नहीं आते हैं, जो एम्प्लॉयर देता है वहीं आते हैं। सारी बातें जो घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाती हैं वो यही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इस रिलेशन के बेस पर आपको जो पैसा मिलता है वो आपका क्या कहलाता है? सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। आगे देखिए, नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से मिला पारिश्रमिक अन्य साधनों की आय होती है। यानी अगर कोई आपको पैसा मिल रहा है और वो देने वाला व्यक्ति आपका एम्प्लॉयर, मालिक नहीं है, तो वो पैसा इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बच्चों, ये जो हेड्स के बारे में मैंने आपको जो स्टार्ट का पार्ट 2 जो पढ़ाया था उसमें मैंने बताए थे इनकम के 5 हेड होते हैं, HP, BP, CG, OS, है ना। तो ये सैलरी, तो ये 5 हेड आपके मैंने बताए थे। तो आज हम पहला हेड पढ़ रहे हैं, बाकी जो 4 हेड हैं वो अदर में मैं एक बार के लिए नाम ले रहा हूँ। यानी जो सैलरी हेड में नहीं आएगा तो बाकी जो बचे उन 4 हेड्स में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कर मुक्त वेतन। नियोक्ता द्वारा चुकाया गया कर्मचारी का वेतन माना जाता है और उसे वेतन में जोड़ा जाता है। तो नाम है कर मुक्त वेतन। तो आप लोग ये बात समझ लें, कर मुक्त वेतन का मतलब हुआ एक एग्जाम्पल से कि जैसे आप मेरे यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए, आपने कहा कि मुझे तनख्वाह लेनी है, यानी मेरी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये चाहिए
और मैं कोई भी टैक्स नहीं दूंगा, मेरा जो टैक्स बनता है वो भी आप दे देना। क्लियर? मैं एग्री हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको जो सैलरी दी वो टैक्स फ्री की दी, यानी जिसको हम बोलते हैं कर मुक्त वेतन। आपको कोई टैक्स चुकाना नहीं पड़ा। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी चीज़ नहीं होती है। यानी होगा क्या, आपको जो 50,000 रुपये सैलरी में दे रहा हूँ प्लस जो आपका टैक्स में जो गवर्नमेंट को चुकाता हूँ, दोनों जोड़ दिए जाएंगे, यानी वो भी आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा और उसके बाद में उस पर टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। यानी कर मुक्त टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और उसे कर्मचारी के वेतन में जोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखें आगे। पॉइंट नंबर 8, स्वेच्छा से वेतन त्यागना। ये क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, कई बार होता है ना, जैसे अभी लोगों ने गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी सैलरी छोड़ दीजिए, है ना, कोरोना का समय चल रहा है, लोगों ने अपनी सैलरी छोड़ी, 1-1 महीने की तनख्वाह गई, 10 दिन की तनख्वाह गई, या आधे महीने की तनख्वाह गई, या 4 दिन की गई। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के कहने से सरकारी फंड में अगर कोई कर्मचारी सैलरी छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वो आपके टैक्स फ्री हो जाती है। ओके, लेकिन स्वेच्छा से, यहाँ जो शब्द है वो है स्वेच्छा से, यानी कर्मचारी यदि अपनी इच्छा से कोई पैसा डोनेट कर देता है, नहीं लेता है, गवर्नमेंट को दे देता है, तो भी ऐसी स्थिति में वो उसकी सैलरी मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो देखिए इसमें, यदि कर्मचारी जनहित या सरकार के पक्ष में वेतन का त्याग करता है तब ऐसा वेतन कर मुक्त होगा, किंतु कर्मचारी अपनी इच्छा से वेतन का त्याग करता है तो ऐसा वेतन कर योग्य होगा। यानी स्वेच्छा से अगर आप अपनी सैलरी छोड़ देते हो तो भी वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं। यहाँ तक के जो 8 पॉइंट थे ये इसके बेसिक पॉइंट्स थे। अब हमारा शुरू होता है डेफिनेशन ऑफ सैलरी, सेक्शन 17(1) इनकम टैक्स लॉ में 17(1) जो आपका सेक्शन है उसमें वो सैलरी के बारे में क्या क्या लेता है। यानी अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो पॉइंट थे उनमें हमने सीखा सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी एक ओवरऑल व्यू लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो जाएंगे। देखिए लिखता है, एज पर सेक्शन 17(a)(1) of the Income Tax Act 1961 सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सैलरी में ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। क्लियर? तो क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं? सबसे पहले नंबर 1 वेजेज, यानी अगर सैलरी शब्द ही नहीं है वेजेज भी इसी में आता है। ओके, नंबर 2 एन्यूटी और पेंशन, अगर आपको कोई वार्षिक पैसा मिलता है या पेंशन मिलती है वो भी इसी में आती है। देखो सैलरी शब्द आपको पता है, वेजेज शब्द आपको पता है, रेम्यूनरेशन शब्द आपको पता है, ये सारे सैलरी ही माने जाते हैं क्योंकि ये सब एक ही रिलेशन से जुड़े हैं। एक है एम्प्लॉय और दूसरा है एम्प्लॉयर। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, सरकारी और प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं है, सारे एक जैसे माने जाएंगे, एक नौकरी देने वाला और एक नौकरी काम करने वाला। तो इस रिलेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारे आ जाएंगे। दूसरा एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, एक्स एम्प्लॉयर। ये एक्स एम्प्लॉयर क्या होता है? यानी आप पहले कहीं पे नौकरी करते थे और अब उसको छोड़ दिया है, लेकिन वहाँ पर नौकरी करने से आपको पेंशन मिलती है। तो वो पेंशन भी मिलती किस कारण से है? उस रिलेशन के कारण से मिलती है क्योंकि आपने वहाँ पे काम किया था। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें, चाहे एम्प्लॉयर है या एक्स एम्प्लॉयर है, दोनों से जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे ये जो पेंशन शब्द है वो इसी को इंडिकेट करता है। आगे देखें, एनी ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है, इस पर ज़्यादा डिटेल तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ ले, जब आप लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वो जो आपको पेमेंट करता है ऑन योर रिटायरमेंट वो ग्रेच्युटी कहलाती है। ओके, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स, यानी ये परक्विजिट्स का मतलब हुआ सुविधाएं,
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेज, यानी सैलरी के अलावा और कोई भी पैसा, सुविधाएं या कमीशन, कुछ भी आपको किसी भी नाम से दे, बोनस, ये सारे इसमें आपके टैक्सेबल होंगे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ, नाम कुछ भी हो, अगर आपको वो पैसा देगा टैक्सेबल होगा। आगे बढ़े। अब आगे दिया है एनी एडवांस ऑफ सैलरी, अगर आपको एडवांस सैलरी मिली है तो भी वो गत वर्ष में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये बात भी मैंने आपसे कही, रिसीव्ड और ड्यू दोनों में से जो भी पहले हो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 12 महीने प्लस 2 महीने, यानी अगर आपने 12 महीने तो नौकरी करी तो ड्यू हो गई, और एडवांस सैलरी आपने ले ली 2 महीने की, तो टोटल 14 महीने पर आपके क्या हो जाएगा, उस 14 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा, यानी एडवांस सैलरी भी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगी। याद रहेगा। नेक्स्ट देखें, उसके बाद में आपके इसमें दिया हुआ है एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय द एसएससी। ये चीज़ क्या है, लीव नॉट अवेल्ड। आपको पता होगा हमें छुट्टियां मिलती हैं नौकरी में, और अगर वो हम छुट्टियां न लें तो उन छुट्टियों के लिए हमें पैसा मिलता है, ये उसी की बात चल रही है, लीव नॉट अवेल्ड। तो जो छुट्टियां हम नहीं लेते हैं उनके लिए जो पैसा मिला वो भी इसी हेड में टैक्सेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट बोलते हैं, इरेक्शन इन द एनी प्रीवियस ईयर to the balance at the credit of any employee participating in the recognized provident fund to the extent it is taxable। यानी आपके पूर्व के समय में कोई भी सैलरी इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी है, या कोई भी पैसा पीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है भविष्य निधि में, कोई भी पैसा डाला है या आपको दिया है, वो भी आपके क्या होगा, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा जब भी वो ड्यू हो जाता है। द पोर्शन ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, पिछले सालों का है अब पैसा। आप इसको ऐसा समझें कि अगर आपका एरियर है, एरियर शब्द क्या होता है कि तनख्वाह बढ़ तो गई थी पिछले साल, बोल दिया था बढ़ेगी, लेकिन आपको मिला नहीं, तो जब वो नियम से लागू हो जाती है, यानी छठा वेतन आयोग था, छठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में आए, तो उसकी प्रोसेस में 2 साल लग गए। तो बढ़ा तो कभी, पर मिला कब था, फाइनली 2 साल बाद। तो जब वो बढ़ता है या मिलता है उस समय उसको क्या कर दिया जाता है, टैक्सेबल कर दिया जाता है। तो ये है इंक्रीमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बस अब थोड़ा ही। एच पॉइंट, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी पीएफ होता है, उसमें अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी आपके टैक्सेबल होगा। कई बार क्या करती है, मुख्य रूप से गवर्नमेंट के मामले में, वो एम्प्लॉय को पैसा कैश नहीं देके आपके पीएफ में डाल देती है, प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी टैक्सेबल होता है। एक लिमिट तक टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद में वो भी टैक्सेबल हो जाता है, इसलिए टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल लिखा हुआ है। ये सारी कुछ चीज़ें अगर हो सकता है कि शब्द आपके सामने आए, लेकिन अगर आपको कहीं पे दिक्कत आई तो घबराना मत, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इतनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये रूल्स में सारी बातें अच्छे से आ जाएगी, तो कहीं दिक्कत नहीं आनी है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन करना इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, टू द अकाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉय एंड और अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड इन 80 CCD NPS या अटल पेंशन योजना। किसी भी पेंशन योजना में यदि आपको पैसा दिया गया है या आपके डाल दिया गया है तो वो भी सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा और टैक्सेबल होगा। तो ये था आपका आज का कंप्लीट ब्यौरा। आज के जो टॉपिक थे उसमें मैंने 2 इम्पोर्टेंट पार्ट लिए। पहला मैंने लिया जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला था कि आप लोगों को किस तरह से सैलरी को देखना होता है, उसकी बड़ी मेन शर्तें क्या हैं, और दूसरा जो एज़ पर द रूल की सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये दोनों जो पार्ट थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे। आप लोगों से इतना ही है, आप इसको ज़रूर याद करें।
है ना। और दूसरा, अब आगे की बात करते हैं। जितने वीडियो पहले थे वो सारे ज़रूर देखें, लगातार उनको देखते रहें। 1 या 2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे एक काम है। पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे उसके आंसर भेजे हैं। तो चूँकि मैं वीडियो के माध्यम से वापस आपको फाइनल आंसर दे देता हूँ। ये आपके जो 3 कंडीशन थी उन तीनों के आंसर दे दिए हैं। तो जिस स्टूडेंट ने किया है वो इसे मैच कर ले कि उसके आंसर सही है क्या, और कहीं पे डाउट है तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आगे भी जुड़े रहें, पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बाय।